अभी बाकी है। अकल के नाखून लें, अगर आप बाज नहीं आए या कोई और इस तरह करेगा, खुदा की कसम अंदर घुस के घसीट के बाहर निकालेंगे। आप वापस आए, माफी मांगे और इमरान खान साहब के साथ खड़े हो जाएं। आपने सिंध हाउस का दरवाजा नहीं तोड़ा, आपने सिंध की वैधानियत पे हमला किया है। सिंध की सड़कें बंद हो जाएंगी, वफाक खतरे में पड़ जाएगा। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला होता है। आप वापस आए, कैद है सारे, उनके ऊपर पुलिस लगी हुई है। एक दो ने तो फोन भी किए कि हमें तो बाहर नहीं निकलने दे रहे। ये कहते हैं कि जनाब हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। अब ये भूल गए कि जो सेनेट में किन्होंने वोट खरीदे थे, इनके मुंह पे तमाचा खुद इनके इत्तेहादियों ने मारा है। चोरी का पैसा क्योंकि इलीगल है कि आप उस पैसे को इस्तेमाल करें पॉलिटिशियंस की जमीन खरीदने के लिए, और ये ओपन हो रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो भी अगर लोग उनसे बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इनमें से ज्यादातर सारे वापस आएंगे। सरदारी साहब और बिलावल साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठे हुए हैं, नेगोशिएशंस हो रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं कि आपका पेड़ फाड़ के हमने पैसे कैसे वापस लेने हैं। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक दुआ करके फातिहा पढ़ के अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं कर, तो फिर हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होगा। OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही है, हमें आप मजबूर ना करें कि आप इसकी आड़ में आइन चिकनी करना चाहें, कानून तोड़ना चाहें और मजाक बनाना चाहें। हम आपको इजाज़त देंगे, हम वहाँ पर धरना देंगे। माइनस इन तीनों चोरों को कर दें, हम अपोजिशन के साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। अरकान बिक रहे हैं, पैमान बिक रहे हैं, बाजार सा लगा है, इंसान बिक रहे हैं। बेचने वालों ने क्या क्या नहीं बेचा और खरीदने वालों ने क्या क्या नहीं खरीदा। मगर हकीकत यह है कि सियासत में तारीख से सबक सीखने का रिवाज नहीं है। कल के उड़ने वाली विकेट्स को सियासी जीत कहने वाले आज उन्हीं सियासी परिंदों के किसी और शाख पर आशियाना बनाने को हॉर्स ट्रेडिंग, लोटागर्दी, जमीर फरोशी और गलीज सियासत कहने पर मजबूर हो गए हैं। हुकूमत के लिए कल जो बाजमीर थे आज वो जमीर फरोश ठहरे, और अपोजिशन के लिए कल जो बेजमीर थे वो मुशर्रफ बाजमीर होकर आज काबिल भरोसा हो गए। मुल्क की सियासत में एक मरतबा फिर जमीर की आवाज की गूंज सुनाई दी जाने लगी है। सिंध हाउस से सामने आने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 अरकान कौमी असेंबली और मजीद 14 लापता अरकान की माजी में बदलती वफादारियां भी तहरीक इंसाफ को सबक ना सिखा सकें और इनकी अपनी पार्टियां छोड़कर तहरीक इंसाफ में शमूलियत को कप्तान का विकेट उड़ाना कहकर हेडलाइंस चलाई गई, खुशियां भी मनाई गई। दूसरी जानिब आज उन्हीं अरकान को जमीर फरोश कहने वाली तहरीक इंसाफ माजी में सादिक संजानी के चेयरमैन सेनेट बनने, उनके खिलाफ तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद मुबैना तौर पर 14 अरकान की बगावत से नाकाम बनाने और दीगर कई मौके पर अपनी अक़लियत के बावजूद कवानीन पास करवाने को कौमी मुफाद और जमहूरियत की जीत करार देती रही। हुकूमती जमात के नाराज अरकान की शिकायत सामने आ रही हैं, इत्तेहादी हैं कि छुपते भी नहीं, खुलकर सामने भी नहीं आ रहे। ऑपोजिशन जल्द इजलास बुलाने पर बजिद है और कयास आराइयां हैं कि रोज बरोज बढ़ रही हैं और बदल रही हैं। ऐसे हसास और अहम तरीन मौके पर पार्टी से वफादारियां तब्दील करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान के घरों के बाहर एहतजाज करते कारकुन क्या आइंदा के हमेशा के लिए उनकी सियासत दफन कर पाएंगे, या हुकूमत से मामलात हल होने और शोकॉज का जवाब देने के बाद सुबह के भूले शाम को घर वापस आ जाएंगे और उन पर लगे लेबल्स भुला दिए जाएंगे? ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम में इन्हीं अहम सियासी उमूर और इन पेश रफ्त पर बात करेंगे। सबसे पहले इत्तेहादी क्या फैसला कर रहे हैं और उनका झुकाव किस तरफ है। हमारे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर सीनियर पॉलिटिशियन वसीम अख्तर साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि क्या MQM ने हतमी तौर पर फैसला कर लिया है, तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद में उनका क्या किरदार होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी ऐसी कोई पेशरफ नहीं हुई है हमारे यहाँ कि हम फैसले की तरफ जाएं। हम इंगेज किए हुए हैं, मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट से भी हो रहे हैं मुज़ाकरात, और जो अपोजिशन की जमातें हैं उनसे भी हो रहे हैं। ज़ाहिर है हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और हुकूमत के एलाई हैं, तो हमारा भी हक भी है और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि मुल्की हालात के को सामने रखते हुए अपना लाए अमल भी तैयार रखें। बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, ऑप्शंस A, B, C, तो उस पर हम अब विद इन पार्टी मीटिंग्स कर रहे हैं, मगर अभी कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है। अच्छा, तो सर फैसले लेने में क्या दूसरी जो गवर्नमेंट की अहम इत्तेहादी जमात है काफ लीग और फिर आप एक ही पेज पर?
हमारे मुज़ाकरात काफ लीग से भी रहे हैं और हमने ये भी बात की है कि मुशावरत ज़रूर करेंगे आपस में, मगर ज़ाहिर है वो एक अलग सियासी जमात है, हम एक अलग सियासी जमात है, हम आज़ाद हैं, वो भी आज़ाद हैं, कोई भी फ़ैसला करें, मगर हम सियासी जमातें हैं, आपस में मिलते रहती हैं। हमारी मुलाकातें भी हुई हैं चौधरी साहब से, और जो कि मैंने बताया आपको, बिल्कुल ये तय भी हुआ है कि हम आपस में राय हमवार करेंगे कि क्या होने जा रहा है, क्या किया जाए। अच्छा सर, डिले की वजह क्या है? क्योंकि इतने इस डिले और इस सारी मुशावरत के बाद अब कुछ तज्जिए ये जन्म ले रहे हैं कि शायद इत्तेहादी जमातें बारगेन कर रही हैं गवर्नमेंट से भी या अपोजिशन से भी। आप चूंकि डायरेक्ट कंसल्टेशन प्रोसेस में हैं तो आप हमें बेहतर तौर पर बता सकते हैं, डिले की वजह क्या है सर? देखिए, डिले एक हमारी अपनी जाहिर है हमारी मर्जी भी है कि हम हालात को देखें, उसके बाद कोई फैसला करें। और बारगेन मैं नहीं समझता कि MQM पाकिस्तान किसी बारगेन का हिस्सा है, बना हुआ है। हमें बारगेन की ज़रूरत नहीं है। हम जो भी बेहतर होगा हमारे शहर सूबे के लिए, मुल्क के लिए, हम वो फैसला लेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, जहाँ तक मसाइल का ताल्लुक़ है, जो हमारा शहर मसाइल का शिकार है, हमारा सूबा, उन इश्यूज़ पे ज़रूर हमारी हर जमात से बात हुई है, सिर्फ ऑपोजिशन से नहीं, हर जमात से। हमारी पहली मुलाकात PTI से ताल्लुक़ रखने वाले सदर पाकिस्तान, उनसे हुई थी। उसके बाद असद उमर साहब से हुई है, इमरान इस्माइल साहब से हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब से हुई है। तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम अपना रोल अदा कर रहे हैं। जिन हालात से ये मुल्क गुजर रहा है, उसको सामने रखते हुए डिसीजन ज़ाहिर है राब्ता कमेटी में बैठ के ही किया जाएगा। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी से भी आपकी मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में क्या उमूर तय पाए हैं? आपकी जानिब से जो मुतालबात रखे गए, बज़ाहिर तो पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया कि उन्हें एतराज़ नहीं है, तो क्या पीपल्स पार्टी से अपने मुतालबात पर आपके मामलात हल हो चुके हैं? अंडर इन प्रोसेस हैं कि जो भी उन इश्यूज़ पे प्रोसीजर हो सकता है उस पे आगे बढ़ा जाए। तो देखते हैं, हमारी कोशिश है कि मसाइल हल हों, और मसाइल हल करने के लिए एक जमात है पीपल्स पार्टी, जिसकी हुकूमत है सिंध में। ज़्यादातर इश्यूज़ जो हैं वो सूबाई हुकूमत से पर्टेन करते हैं, इस शहर के हों या इस सूबे के हों। तो बिल्कुल मुज़ाकरात हुए हैं हमारे, और हमने उनको अपने इश्यूज़ को उनके सामने रखा है कि ये हल तलब हैं, देरीना मसाइल हैं, इनको हल करें तो आगे मज़ीद बात बढ़ सकती है, बात की जा सकती है। तो इन मुतालबात में कहीं गवर्नरशिप सूबे की मांगने का भी कोई मुतालबा आया, या तहरीक इंसाफ की जानिब से आपको कोई ऑफर की गई या आपकी तरफ से डिमांड की गई, ऐसी कोई बात चली? ना MQM ने कोई वजारत की डिमांड की है, ना गवर्नरशिप की। हमने सिर्फ डिमांड की है कि जिन इश्यूज़ पे हम 4 सालों से एज अ मेयर मैं एहतजाज करता रहा, रिक्वेस्ट करता रहा, और पूरे 14 साल जो एक दौर गुजर रहा है पीपल्स पार्टी की हुकूमत का, उसमें हम अपने इश्यूज सामने रखते रहे। हम कोर्ट्स में भी गए, हमने एहतजाज भी किया, हमने प्रोविंशियल नेशनल असम्बली में भी एहतजाज किया कि ये मसाइल हल किए जाएं, हमारे साथ बैठे। हम CM हाउस तक गए, हमारा एक साथी शहीद हुआ, उसमें आंख ज़ाया हुई हमारे एक साथी की। तो हम इसीलिए एहतजाज कर रहे थे कि कराची के मसाइल हैं, शहरी इलाकों के मसाइल हैं, हमारे साथ हुकूमत बैठे हैं। मगर अब एक ऐसा वक्त आ गया कि ज़रूरत बन गई है MQM, और वो जमातें MQM के साथ बैठ रही हैं उन्हीं इश्यूज़ पे जिनकी हम डिमांड किया करते थे, कोर्ट्स में मौजूद थे। अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया हमारे फेवर में कि बल्दियाती इदारों को मजबूत किया जाए। तो वही एक सिलसिले की कड़ी है ये। इत्तफाक से ये नो कॉन्फिडेंस का मामला आ गया, और हमारे वोट्स ऐसे हैं कि डिसाइसिव वोट्स हैं हमारे। तो आज हम को इंगेज किया जा रहा है, हम भी उनसे बातचीत कर रहे हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है कि ना वजारत ना गवर्नरशिप, सिर्फ अवाम की खातिर, कि अवाम के जो इश्यूज़ हैं, जो अवाम से पर्टेन करते हैं, उनके मसाइल जो हैं, उन अवामी मसाइल हैं,
उनके हवाले से हम बैठे हैं इनके साथ। तो सर क्या एमक्यूएम पीपल्स पार्टी पर भरोसा करने को तैयार है? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी ये कहा और गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस भी ये है कि कराची में तो एमक्यूएम पीपल्स पार्टी की नफी है, और आपने भी जिक्र किया कि सीएम हाउस के बाहर आपने एहतजाज किया, आपका एक कारकुन शहीद भी हुआ। तो क्या इस सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी पर भरोसा कर सकती है एमक्यूएम? देखें, हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, पीपल्स पार्टी भी, और उसका एक मैंडेट है, हमारा भी मैंडेट है। हम चाहते हैं कि हमारे मैंडेट को एक्सेप्ट किया जाए, हम भी दूसरे का मैंडेट एक्सेप्ट करते हैं। इसमें रहते हुए हमारी कोई दुश्मनियां नहीं हैं, इख्तलाफ ज़रूर हैं, एहतजाज करते रहे हैं। अगर कोई गलत पॉलिसी बनती है उस पर एहतजाज करेंगे, चाहे वो पीटीआई की पॉलिसी हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की। अगर मसाइल हल करती है पीपल्स पार्टी, जिसके लिए हम मुतालबा कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर अवाम के मसाइल हल होते हैं। जहाँ तक एतबार का ताल्लुक है, माजी का एक बड़ा बैड एक्सपीरियंस है हमारा सारी जमातों से, सिर्फ पीपल्स पार्टी से नहीं, नून से भी है, पीटीआई से भी है। तो हम उसके लिए जाहिर है हमें कोई ना कोई स्टेप फॉरवर्ड तो लेना होगा। तो वसीम साहब, पीटीआई से आपका बैड एक्सपीरियंस क्या है? और इस सूरत हाल में जाहिर है पीटीआई से भी आपकी जब बातचीत चली है तो आपने पीटीआई के सामने फिर क्या मुतालिबात रखे हैं? पीटीआई से हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें नुकात हैं सारे, बहुत सारे ऐसे हमारे इश्यूज हैं जो पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं रिजॉल्व कर सकी। हमें पॉलिटिकल स्पेस ही नहीं मिला है 3.5 सालों में। हमारे ऑफिसेस बंद हैं, हमारे मिसिंग पर्सन्स हैं, हमारे कारकुनान पे झूठे मुकदमे बने हुए हैं। तो ये सारे मुतालबे हैं कि ये ख़त्म किए जाएं। हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और हम आपके साथ हैं, सबसे बड़ी कोलिशन पार्टनर हम हैं। हमारे साथ वोटों की वजह से आपकी हुकूमत बनी हुई है। तो इवन दो हमारे मुतालबे जिस तरह से हल होने चाहिए थे, कराची की डेवलपमेंट है उसमें, हैदराबाद की डेवलपमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रियां हैं, उसके अंदर हमारा मुतालबा था कि कराची हैदराबाद के पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां मिले। आरजी मरकज पे भी जब प्राइम मिनिस्टर आए थे तो तब भी आपकी जानिब से ये मुतालिबात पेश किए गए थे, अभी 2 हफ्ते पहले भी। क्या प्राइम मिनिस्टर से आपकी मुलाकात के बाद ये मुतालिबात हल होना शुरू हुए हैं आपके? जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे तो हमने कोई भी मुतालबा उनके सामने नहीं रखा था। हमारी किसी चीज़ पे बात नहीं हुई। हम कितनी दफ़ा याद दिलाएं, 3.5 साल से हम हर मीटिंग में रिमाइंड कराते रहे हैं, मगर इस बार जब 3.5 सालों में पहली दफ़ा हमारे मरकज़ आए तो जो पहले भी हम रिक्वेस्ट करते रहे, और ये नो कॉन्फिडेंस के जो एक हालात बने हुए थे, इस पे प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए, बड़ी खुशी की बात थी। तो हमने ये प्लान किया था, हमने सोचा था कि हम आज के दिन अपना पीएम साहब के सामने कोई मुतालबा नहीं रखेंगे, क्योंकि वो पहली दफ़ा हमारे ऑफिस आए हैं। तो वसीम साहब, फिर क्या आपकी जानिब से माइनस इमरान फॉर्मूले पर कोई मुशावरत की जा रही है और इस हवाले से कोई गौर व फिक्र किया जा रहा है? देखें, ये मामला हमसे पर्टेन करता नहीं है। हमने जो करना था हम कर चुके हैं। हम सारी सियासी जमातों से मुलाकातें कर चुके हैं, अपने मसाइल उनके सामने रख चुके हैं जो अपोजिशन की जमातें हैं। हमने पीटीआई के सामने भी अपने मसाइल रखे, पीपल्स पार्टी के सामने भी मसाइल रखे। अब ये मामला जो हैं वो अपोजिशन और गवर्नमेंट से पर्टेन करते हैं। पार्लियामेंट में जो भी होने जा रहा है वो फैसला करेगा। मैं समझता हूँ कि जो एक प्रोसेस है नो कॉन्फिडेंस का, उसको एमिकेबली रिजॉल्व होने दिया जाए, उसमें उसको तसादुम की तरफ ना लेके जाए, ताकि कोई फैसला मुतफ़िका तौर पर, मुश्तरका तौर पर करेंगी या फिर एमक्यूएम इनफरादी तौर पर अपना हतमी फैसला करेगी? और अगर ऐसा है तो फिर कब एमक्यूएम अपना हतमी फैसला करेगी? सर, एमक्यूएम अपना फैसला खुद करेगी। एमक्यूएम आज़ाद है, और जब एमक्यूएम समझेगी कि ये राइट टाइम है फैसला करने का, ऐलान करने का, तो ज़रूर करेगी। इंशाल्लाह आपके सामने भी आएगा वो फैसला। तो वसीम साहब, पीर को इजलास बुलाया जा रहा है, अगर पीर को ही कार्रवाई होती है अदम एतमाद की एक सिचुएशन है, तो क्या एमक्यूएम पीर तक अपने फैसले को महफूज रखेगी और ऐवान में ही जो भी कार्रवाई होगी उसमें अपना फैसला देगी?
देखें, जब मैंने कहा ना, जो भी राइट टाइम आएगा, जब फैसले की ज़रूरत होगी, इंशाल्लाह हम पाकिस्तानी अवाम के सामने अपना फैसला रखेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि गवर्नमेंट की जानिब से अपोजिशन पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जब हुकूमती नाराज अरकान सामने है, कि अपोजिशन उन्हें खरीद रही है और पैसों का बाजार गर्म हो गया है और सिंध हाउस की वजह से सिंध गवर्नमेंट को इल्ज़ाम दिया जा रहा है। अब ज़ाहिर आपसे भी अपोजिशन जमातें मुज़ाकरात भी हुए, बातचीत भी हुई, क्या आप लोगों को भी कोई पैसों की ऑफर की गई या आपको लगा कि अपोजिशन पैसों से खरीदना चाह रही है? बदकिस्मती से हमारा जो निज़ाम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें ये बुराई तो रोज़े अव्वल से है। खरीदो फरोख्त तो हमेशा रही है। आज क्या हो रहा है, मीडिया के थ्रू आप हम सब के सामने हैं। मुझे इस पे मेरे ख्याल में अपना व्यू देना बेकार है, क्योंकि हर पाकिस्तानी के सामने स्क्रीन है और जो कुछ हो रहा है वो स्क्रीन पे आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी तरफ ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और ना ही अभी पिछले दिनों सेनेट के भी इलेक्शन हुए थे। हमारा कोई भी MPA जो है उसने ये काम नहीं किया। आज भी हमें फ़ख्र है अपने MNAs MPAs पे कि हमारा इन्वॉल्वमेंट आपको कहीं इंशाल्लाह नज़र नहीं आएगा। अच्छा वसीम साहब, अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद में 172 का नंबर पूरा करना है, और इस वक्त जो गवर्नमेंट के नाराज अरकान के हवाले से अपोजिशन पूरे एतमाद है, कॉन्फिडेंट है, 22 से 24 लोगों का कह रही है, और कुछ और नाराज अरकान भी सामने आ रहे हैं। अगर ये हकीकत है तो क्या आपको लगता है कि अपोजिशन के लिए अब इत्तेहादियों के वोट उतने अहम नहीं रहे? ये हो सकता है, लेट देम डू इट। मतलब वो अपने नंबर्स पेश करें और जो मकसद हासिल करना चाहते हैं करें, व्हाई नॉट। उन्होंने जाहिर है ये रेजोल्यूशन जमा कराई है असेंबली में, तो नंबर्स दोनों के अभी तक किसी के सामने नहीं आए, ना हुकूमत के ना अपोजिशन के। ये कन्फ्यूजन तो है, मगर जाहिर है एक दिन आएगा कि आपको अपने नंबर्स सामने लेके आने होंगे, तो उस वक्त का इंतजार आप भी करें, मैं भी करता हूं। अच्छा वसीम साहब, ये जो ओवरऑल आज भी पॉलिटिकल सिचुएशन में एक नया मोड़ भी सामने आया। अपोजिशन ये कहती है कि अगर पीर को अदम एतमाद की कार्रवाई किए बगैर इजलास मुलतवी कर दिया तो फिर हम धरना देंगे और देखेंगे कि OIC कॉन्फ्रेंस कैसी होगी। ये कैटेगोरिकली धमकी दी गई है। अब क्या आप समझते हैं कि अपोजिशन ये ब्लैकमेल कर रही है गवर्नमेंट को OIC कॉन्फ्रेंस के नाम पर, या गवर्नमेंट ताखीरी हरबे इस्तेमाल करी ताकि किसी तरह से डिले में और फिर वो 63A पर रेफरेंस पर मामले को ताखीर में ले जाए? देखिए, दोनों पार्टियां, अपोजिशन भी और हुकूमत भी, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी तो बनाएंगे ना, मगर इसमें देखना ये चाहिए कि माजी के तजर्बों से सबक हासिल करना चाहिए, तसादुम की तरफ ना ले जाया जाए चीज़ों को। इस पे भारी जिम्मेदारी हुकूमत पे आती है इसकी। अब हुकूमत खुद अगर 10 लाख की बात कर रही है कि डी चौक पे हम लेके आएंगे, तो फिर जाहिर है अपोजिशन भी इसका रिएक्शन देगी। तो हुकूमत को चाहिए कि तसादुम से दूर रहे, चाहे वो पार्लियामेंट के बाहर हो या पार्लियामेंट के अंदर। नुकसान मुल्क का होगा उसमें। सियासी लीडरान को मैं समझता हूँ इससे दूर रहना चाहिए। तो वसीम साहब, बतौर फिर एक सीनियर पॉलिटिशियन, अगर आपसे चले सियासतदान के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तज्जिया जानना चाहें कि आने वाले हफ्ते में फिर आप ऐवान की कार्रवाई में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? अदम एतमाद के हवाले से स्पीकर के पास जो 14 दिन का वक्त है, उस हवाले से तो अगला हफ्ता बहुत अहम है। कि अगले हफ्ते में आप देख रहे हैं अदम एतमाद की कार्रवाई होते हुए इजलास में? आपने मुझसे सवाल किया, मेरे पर्सनल व्यूज जो हैं वो पार्टी पॉलिसी नहीं है। मेरे अपने पर्सनल व्यूज जो हैं, मुझे जो मैं देख रहा हूं, और आने वाला वक्त मुझे तसादुम की तरफ जाता हुआ नजर आता है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर हो, जो कि नुकसानदेह होगा खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के लिए। नहीं होना चाहिए ये। तो सर फिर इस तसादुम में, अगेन कमिंग बैक टू आपका एज ए बहुत इंपॉर्टेंट इत्तेहादी गवर्नमेंट का, तसादुम की सूरत हाल से बचाना ज़ाहिर सीनियर सियासी क़यादत का फ़र्ज़ है, जिम्मेदारी है। इसमें आप फिर हुकूमत को क्या मशवरा देंगे, और क्या आपके मशवरे को हुकूमत सुनती है? क्योंकि हुकूमती अपने MNAs कहते हैं कि हमें प्राइम मिनिस्टर मिल नहीं रहे। कई MNAs सामने आए हैं कि पिछले 3 साल से प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात नहीं की हमसे। आप माजी में ले जा रहे हैं मुझे। 3.5 साल जो हम कोलिशन पार्टनर रहे हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब के बड़े नेशनल इश्यूज़ हों
या बाहर के टूर्स हों, रशिया का विज़िट हो, और बहुत सारे ऐसे मौके आए जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को पार्लियामेंट से रुजू करना चाहिए था और इवन ऑपोजिशन की पार्टीज से रुजू करना चाहिए था। कोलिशन पार्टनर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमसे कभी भी किसी डिसीजन में कोई ऑन बोर्ड हमें कभी लिया नहीं गया, जो कि गलत है। यही तो इख्तलाफात हैं हमारे, कि आपने वोट तो हमसे ले लिए, प्राइम मिनिस्टर तो बन गए, मगर जो गवर्नेंस है, चाहे वो सूबे के लेवल की हो या फेडरल लेवल की हो, उसमें कोलिशन पार्टनर्स को आप कॉन्फिडेंस में तो लेते हैं, उनसे मशवरा तो करते हैं, जब भी तो ये सारी खराबियां सामने आ रही हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और दोबारा आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, इन तमाम तर सियासी उम्र पर तज्जिए के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार सलीम साफ़ी साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि क्या मौजूदा सूरत हाल के बाद भी इमरान खान वज़ीर आज़म रह सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद वो वज़ीर आज़म रह सकेंगे। तो अपोजिशन को फिर तहरीके अदम एतमाद में कामयाबी के लिए तहरीके इंसाफ के कितने अरकान कौमी असम्बली की हिमायत हासिल हो चुकी है? देखिए, एक तो अपोजिशन की तादाद एग्जैक्ट तो वो नहीं बता रहे हैं, लेकिन उनके पास जो तहरीक इंसाफ से डिफेक्ट करने वाले थे वो भी उनकी ज़रूरत से बढ़ गए हैं। और मेरी मालूमात के मुताबिक कल मुस्लिम लीग नून के पास 3 और लोगों ने रुजू किया था, PTI के मेंबरान ने, तो उन्होंने माजरत कर ली। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी मेरी मालूमात के मुताबिक 2 और लोगों ने रुजू किया था, तो उन्होंने माजरत कर दी। तो आप अंदाज़ा लगा दें कि उनके पास स्टॉक जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है। फिर दूसरा ये है कि अगर सिर्फ ये डिफेक्शन करने वाले लोग वोट डालते हैं तो बग़ैर इत्तेहादियों के भी इमरान खान अक्सरियत का एतमाद खो जाते हैं। और अगर ये वाले जो PTI से डिफेक्ट कर गए हैं ये वोट नहीं भी डालते या इनके वोट शुमार नहीं भी होते, तो सिर्फ इत्तेहादियों के भी वोट वो उसके नतीजे में इमरान खान अक्सरियत खो जाएंगे। और फिर अगर दोनों वोट डालते हैं या उनको वोट डालने दिया जाता है तो फिर तो जाहिर बात है कि ये मामला उन पे अदम-ए-एतमाद 200 से साफ़ी साहब, इत्तेहादियों के बयानात और जिस तरह की शिकायत अब वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें, उससे लगता है ये कि उनका झुकाव अपोजिशन की तरफ है, लेकिन उनकी तरफ से वाज़े तौर पर ऐलान क्यों सामने नहीं आया अभी तक? देखिए, उसकी वजह ये है कि इस तरह के मामलात में अपने ऐलानात को आखिरी वक्त तक मुअत्तल रखा जाता है। उसकी वजह ये है कि एक तो बहुत सारे निटी ग्रिटीज़ अब अगर चौधरी परवेज़ इलाही और मुस्लिम लीग नून के माबैन आगे की हुकूमत साजी पे भी तय होने हैं और उसमें हर पार्टी अपनी मैक्सिमम बारगेनिंग करना चाहती है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून MQM और पीपल्स पार्टी के मामलात हैं, तो अब उसूली एग्रीमेंट हो जाने के बाद अब उनकी क़यादत निटी ग्रिटी तय कर रही है। और दूसरा ये कि उनसे जल्दी ऐलान करने का मुतालबा ना अपोजिशन कर रही है और न ख़ुद उनको ज़रूरत है। तो वो आखिरी वक्त तक एक तो जिनके साथ उनकी डील हुई है तो उनसे मैक्सिमम बारगेनिंग करना चाहेंगे, और दूसरा ये कि वो आखिरी वक्त तक इंतज़ार भी करना चाहते हैं। तो इसलिए जल्दी उनको कोई नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि चौधरी परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने पर इत्तेफाक हुआ है, मुस्लिम लीग नून और उनके मामलात तय हुए हैं, और मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी उनके दरमियान गारंटर का किरदार अदा कर रहे हैं। इसी तरह जो MQM और जरदारी साहब के मामलात तय पा गए हैं और उसमें मौलाना और शहबाज शरीफ साहब गारंटर का किरदार अदा कर रहे हैं,
और बाप पार्टी का भी कम व बेश मैक्सिमम हिस्सा वो न सिर्फ ये कि अपोजिशन के साथ राब्ते में हैं, बल्कि उनका झुकाव और रुझान भी अपोजिशन की। साफी साहब, क्या माइनस इमरान खान फॉर्मूले से सूरत हाल संभल सकती है या फिर बात अब कबल अज़ वक्त इंतखाबात पर ही जाकर रुकेगी? नहीं, देखिए मेरे ख्याल में जो बातें तय हुई हैं या तो उसी पे अमल होगा, यानी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, स्पीकरशिप मिलेगी पीपल्स पार्टी को, इसी तरह चेयरमैन सेनेट भी पीपल्स पार्टी को मिलेगा, सदारत पे अभी फैसला नहीं हुआ है और कोशिश की जाएगी कि इस निज़ाम को आगे चलाया जाए अगर जिस तरह अपोजिशन का स्क्रिप्ट है उस पर अमल होता है। लेकिन मुझे अगरचे उसकी ज़्यादा तवक्को नहीं है और मैं नहीं समझता कि अदलिया और पाकिस्तान के बाकी रियासती इदारे मामले को उस तरफ ले जाएंगी जिस तरफ इमरान खान साहब ले जाना चाहते हैं कि इस्लामाबाद मैदान जंग बन जाए। तो अगर वो सूरत होती है और फिर इस्टेब्लिशमेंट को मुदाखलत करनी पड़ती है तो वो तो फिर एक नई सूरत हाल होगी। लेकिन ज़ाहिर है उसमें भी फिर अगर बाकी लोगों के लिए वो मुश्किल होगा तो वो इमरान खान के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा और अपोजिशन से बढ़ के कीमत इमरान खान को फिर अदा करनी पड़ेगी। जिस तरह अगर नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद ठीक है बाकी अपोजिशन जमातों ने भी कीमत अदा कर दी, लेकिन अगर उन्होंने फ़ौज को इंटरफेरेंस पे आमादा किया तो सबसे कीमत तो मुस्लिम लीग नून को अदा करनी पड़ी। तो वो तो फिर एक नई सूरत हाल होगी। लेकिन अगर वो नहीं होता तो मैं नहीं समझता कि पीटीआई के किसी बंदे को वजारत उज़्मा मिल जाएगी -1 के सिवा, क्योंकि न इमरान खान ये चाहेंगे कि उसके सिवा कोई और वज़ीर आज़म बन जाए पीटीआई से, और ना अपोजिशन ये चाहेगी कि इतना सब कुछ करने के बाद अब वजारत उज़्मा पीटीआई। साफी साहब हमारे साथ ही रहिएगा, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आके अपोजिशन जमातों के हवाले से भी कुछ मामला हैं जिन पर आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। साफी साहब, अपोजिशन जमातों के मामला क्या देख रहे हैं? क्या वो हकीकत में मुत्तहिद हैं या अब भी उनमें लड़ाई का कोई खदशा मौजूद है? नहीं, वो देखें कुछ हवालों से हमारी तमाम सियासी जमातें एक जैसी हैं। मसलन अगर हम करप्शन के हवालों से देखें, हम अगर मुख्तलिफ एक दूसरे के बारे में अलक़ाबात और फिर यू टर्न के हवाले से देखें, या पार्टियों के अंदर जमहूरियत ना होने की वजह से देखें, तो उसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पीटीआई ये सब कम व बेश एक जैसी हैं। लेकिन कुछ सियासी अखलाकियात भी होती हैं और बाज़ औक़ात सियासत में मामलात इतने आगे चले जाते हैं कि उनको रिवर्स करना फिर मुश्किल होता है। मसलन अगर आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि पीडीएम पीछे हट गई थी, पीपल्स पार्टी पीछे हट गई थी, तो एक हम सब जानते हैं कि उस वक़्त पीपल्स पार्टी को पीडीएम से निकलवाया था इस्टेब्लिशमेंट ने और अब वो न्यूट्रल हो गई है। तो एक तो ये है कि अब पीपल्स पार्टी या कोई और जमात अगर दगा करके इस मुश्तरका अपोजिशन के अमल से निकलती है तो उसको बहुत ज़्यादा हेवी प्राइस पे करना होगा। दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट को जानिबदार बनाने के लिए, यानी अभी वो न्यूट्रल है, उसको जानिबदार बनाने के लिए इमरान खान साहब ने तमाम हरबे इस्तेमाल किए, दबाव के भी, लालच के भी, और वो न्यूट्रल है और किरदार अदा करने पे आमादा नहीं है। तो एक जिन लोगों ने उस वक़्त पीपल्स पार्टी को पीडीएम से निकलवाया था तो वो लोग वो काम अब नहीं कर रहे हैं, और दूसरा मेरे ख्याल में इस मौका पे जो जमात निकलेगी इस पूरे प्रोसेस से तो वो अपना नुकसान करेगी, इसलिए उस चीज़ का ख़तरा नहीं है। और दूसरा, मेरी मुलाकातें हुई इस दौरान तो शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी के किरदार से पूरी तरह मुतमईन हैं, मौलाना फजल रहमान साहब उनके किरदार से मुतमईन हैं, और ख़ुद पीपल्स पार्टी अभी तक शहबाज शरीफ के किरदार से मुतमईन है। आगे साफी साहब, शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कौमी हुकूमत की तजवीज़ सामने आई थी, इस तजवीज़ के पीछे क्या मकासद हैं?
देखिए मेरे ख्याल में उनका इशारा इसकी तरफ है, देखिए पीटीआई को अगर हम एक हकीकी जमात मान भी लें तो अब अगर एक हुकूमत जिसमें पीपल्स पार्टी भी हो, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी हो, जिसमें अख्तर मेंगल साहब भी हो, जिसमें महमूद खान साहब भी उस सेटअप पे राज़ी हों, जिस पे जेयूआई भी राज़ी हो, तो और जिसमें जेयूआई का भी हिस्सा हो, और जिसमें पीटीआई के डिसिडेंट का भी एक बड़ा हिस्सा हो, जिसमें एमक्यूएम भी हो, तो मेरे ख्याल में उनका इशारा इसकी तरफ है। ये एक शक्ल पे कौमी हुकूमत ही कहलाएगी, और आगे मैं नहीं समझता कि कोई अभी जो रियल टर्म्स में जो कौमी हुकूमत है उसके लिए कोई मुस्लिम लीग नून की क़यादत कोशिश कर रही है या किसी और। साहब क्या मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ की जल्द पाकिस्तान वापसी हो सकती है? जल्द तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जाहिर बात है कि अगर इमरान खान की रुखसती होती है और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं तो फिर चंद माह में उनकी वापसी का रास्ता हमवार। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी मामलात क्या हैं? क्या लड़ाई खत्म हो गई है? मरियम अब शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म कबूल करेंगी? देखिए ये जो कुछ तय पाया है ये तो नवाज शरीफ साहब ही इसको लीड कर रहे हैं, जो मरियम नवाज साहबा के वालिद भी हैं और लीडर भी हैं, और इस पूरे अमल में मरियम नवाज साहबा भी ऑन बोर्ड है, इसलिए उन्होंने खामोशी इख्तियार की है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब का बयानिया यकसर मुख्तलिफ ज़रूर है, लेकिन वो एक कदम भी नवाज शरीफ की मर्ज़ी के बगैर नहीं उठा सकते, और ये प्रोसेस इब्तिदा पे मौलाना साहब और आसिफ जरदारी वगैरह ने नवाज शरीफ के साथ शुरू किया है। तो इस तब्दीली के बाद या इन हाउस चेंज के बाद शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने पे तो मरियम भी राज़ी है और नवाज शरीफ भी राजी हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारी सियासी सूरत हाल पे तज्जिया दे रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान की दीगर सवालों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।